नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 20वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित सारे पार्ट्स, सारे एपिसोड्स आपको क्रमवत हमारे प्लेलिस्ट स्वर्णलता से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी। इसके अलावा आशापूर्णा देवी जी के अन्य उपन्यास तथा उनकी जीवनी जो मैंने ब्लॉग में लिख रखी है, वहाँ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और अन्य उपन्यास इजीली आप पढ़ सकते हैं। लिंक उपलब्ध है वहाँ पर। तथा हिंदी हॉरर स्टोरीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। शरद साहित्य, रविंद्रनाथ जी की कहानियाँ और प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ उन सब का लिंक ब्लॉग में है, आपको ब्लॉग से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमारी कहानियाँ खबरी चैनल पर भी सुन सकते हैं, कथा मंथन के नाम से ही। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 20वां अध्याय। पारू बकू को स्कूल में भर्ती कराने का क्या हुआ, कब से कह रही हूँ। स्वर्णलता ने भानु के पास आवेदन किया था। बड़ा लड़का है, उस पर आस्था है। कहा था तुम्हारे बाप से तो होने का है नहीं, तुम लोग बड़े हुए, तुम ही लोग भार लो। भानु आजकल कर रहा था। एक दिन उसने भौहें सिकोड़ी, ठीक जैसे उसका सजले चाचा सिकोड़ता है। भौहें सिकोड़ कर कहा, पारू को अभी भी स्कूल में दाखिल करने का अरमान है तुम्हें? ताज्जुब है माँ, उतनी बड़ी धींगी लड़की स्कूल जाएगी? जाएगी, स्वर्णलता ने सिर गले से कहा। भानु ने फिर भी बात काटी थी। भर्ती तो आखिर इतनी सी लड़कियों के साथ ही होना होगा, लाज ना लगेगी? बेटे के खींच से सिकड़े हुए मुंह की ओर निर्विमेष दृष्टि डालकर स्वर्णलता ने कहा, लाज तो उसके लगने की बात नहीं है बेटे, लाज लगनी चाहिए उसके बाप भाई को, किंतु एक के अपराध की लज्जा दूसरे को ढूंढनी पड़ती है। यही हमारे देश की रीति है, इसलिए लाज शायद लगेगी, किंतु उपाय क्या है? बिल्कुल घर में बैठे रहने से तो यह लज्जा और बढ़ती ही जाएगी। भानु माँ से डरता नहीं है सो नहीं, भीतर ही भीतर खूब डरता है, लेकिन उतना डरता है शायद इसलिए बाहर निडर का भाव निखारना चाहता है, इसलिए लापरवाही से बोला, लज्जा की क्या बात है दीदी चंद, उस घर की सभी लड़कियां लज्जा से बिल्कुल भरी हुई हैं। इस बूढ़ी हुई सी पारुल को स्कूल में भर्ती करा के क्या होगा? रात दिन तो नाटक उपन्यास निगल ही रही है, तिस पर सुना पद्य भी लिखती है देवी जी, फिर क्या जरूरत है? स्वर्णलता आजकल बहुत ही आत्मस्थ हो गई है, बहुत निरुत्ताप, इसलिए उबल नहीं पड़ी। उसी निरुत्तप्त गले से बोली, मन के लिए कोई खुराक नहीं है, इसलिए नाटक उपन्यास पढ़ती है। पढ़ने लिखने का भार रहे तो नहीं पड़ेगी, खैर तुमसे होगा या नहीं यह कहो, होने ना होने की तो बात ही नहीं है। भानु ने ऊपर कहा, ऐसा भद्दा काम करने में क्या मुश्किल लगती है, इसकी धारणा तुम्हें नहीं है? तुम लोग सिर्फ आदेश देकर ही निश्चिंत। ताड़गाज जैसी एक लड़की को लेकर प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराने को जाना, नाक नहीं कटेगी? स्वर्णलता को बड़ी साथ थी कि उसके लड़के घर के उन अकालबद्ध बाबुओं की भाषा से अलग किसी भाषा में बात करेंगे, जो भाषा होगी मार्जित, सभ्य, सुंदर, जिसमें होगी तरुणाई की दमक, कौशार्य का माधुर्य, शेषव का लावण्य। स्वर्ण की वह साध नहीं मिटी। पागल की हर साथ पूरी होना भी तो मुश्किल है, और बात सीखने की पूरी उम्र करके ही तो अकाल वृद्धों के घेरे से बाहर आ पाए हैं उसके लड़के। फिर एक बड़ा सा आदर्श तो उस नजरों के सामने ही है, इसलिए भानु बाबुओं की भाषा में ही बोलता है। नहीं कटेगी नाक? क्या नाक कटने की बात? स्वर्णलता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ होठ काट कर बोली, प्राइमरी स्कूल में क्यों भर्ती कराना होगा? बहुत बार तो कहा है, पारू ने अपनी चेष्टा से जितना पढ़ा उसे 4-5 क्लास की पढ़ाई हो गई है, उसे देखकर ऊंचे स्कूल में ही दो। भानु बेपरवाह हंसी हंसकर बोला, हाँ तुम्हारी लड़कियां घर बैठी अरुदत तरुदत हो रही हैं, जभी तो अभी से पद्य लिखती है। बात वह पूरी नहीं कर पाया, स्वर्णलता तीखे स्वर में ही बोल उठी, चुप चुप, और एक शब्द नहीं। मैं नाहक की आशा किए भरी, तुम सबको पहचान गई, समझ गई, जीवन का सर्वस्व ही खाद दे डाला, मगर अमड़ा के गाछ में आम नहीं फलाया जा सकता। हाँ स्वर्णलता समझ गई है, अमड़ा के पेड़ में आम नहीं फलता। तिल तिल समझ गई, समझते हुए आज तक तो आंखें मूंदकर अस्वीकार किया चाहती थी, जैसे खुली आंखों को बंद करके अंधेरे में लोग भूत के भय को हटाए रखना चाहते हैं, परंतु कर्मशः ही प्रकट हो रहा है।
मन से अब मन को भुलाने का खेल नहीं चल सकता और बच्चों की सीखी बोली कहकर उड़ा भी नहीं दिया जा सकता। भानु की भंगिमा, आंखों की पेशियों की सिकुड़न और होठों की टेढ़ी रेखाओं में स्वर्णलता साफ देखा इस घर के पहले ग्रेजुएट प्रभास चंद्र को, जिसकी सबसे बड़ी खुशी स्वर्ण पर व्यंग करने में ही थी। स्वर्णलता का संझला देवर सभी भाभियों, बहनों और जानी सुनी सभी स्त्रियों की ही अवज्ञा करता आता है बार बार, परंतु स्वर्णलता की अवज्ञा करके मानो पूरा सुख नहीं मिलता था उसे, इसलिए अवज्ञा में व्यंग मिलाया करता था। वह व्यंग रह रहकर आंखों की सिकुड़न से प्रकट होता था होठों की टेढ़ी रेखाओं में और धारदार हंसी की छुरी में। भानु की प्रकृति में वही बीज है, स्वर्णलता के पूरे जीवन के सर्वस्व की खाद दिया हुआ पेड़। स्वर्णलता को यह समझना बाकी नहीं रह गया कि वह पेड़ महीरूह बनने की कोई प्रतिश्रुति नहीं वहन करता। वह महज बांस है, जो बांस वंश परंपरा की अतुल तुलना है। आज अब संदेह नहीं, आज केवल निश्चित जानने की स्तब्ध निश्चेष्टा, अब नए सिरे से आतंक का कुछ नहीं। अचानक आतंकित होती थी एक दिन, बहुत पहले, वही उस दिन जब बड़े हो गए बड़े बेटे से हंसते हंसते स्वर्ण ने कहा था, भानु तू बड़ा हो गया, पास करके कॉलेज में दाखिल हुआ, तू मुझे एक जगह ले जा सकेगा अकेले चुपचाप? भानु ने अवाक गले से पूछा, मतलब फिर बताऊंगी, पहले ये बता ले जा सकेगा या नहीं। उस रहस्य अभियान के आकर्षण में भानु उत्साहित नहीं हुआ। उसने निरुत्तप्त गले से कहा, कहाँ जाना होगा, यह जाने बिना कैसे कहूँ? अरे बाबा, मैं क्या तुझे विलायत ले चलने के लिए कह रही हूँ? स्वर्णलता की आंखें, भौहें, नाक, होठ सब गोया कौतुक रहस्य से नाच उठे। यहाँ से अधिक दूर नहीं है, सच पूछो तो तुम्हारे कॉलेज का ही मोहल्ला। भानु को शायद एकाएक एक संदेह हो आया था, इसलिए बाहों पर बल देकर उसने कहा, कहाँ तुम्हारा नेहर? वह मुझसे नहीं होगा। स्वर्ण के चेहरे की रोशनी तब से बुझ गई थी, आंखों में आंसू आ गए। जी में आया कह दे, छोड़, तेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। किंतु यह कहने से कहीं भानु का संदेह ही सत्य प्रमाणित हो, इसलिए जबरन गले में सहज सुर लाकर बोली, नेहर की कहने में नहीं आई हूँ रे, तेरी माँ मुँह फोड़ है, उसके नहर वहर नहीं है। कह रही थी बचपन के उस स्कूल को देखने की इच्छा होती है, वही जो गर्मी की छुट्टियों में चली आई, फिर जीवन में उसे इन आंखों से नहीं देखा। स्वर्ण सहसा चुप हो गई, आंखें फेर ली। भानु अपनी माँ की इस भाव विलक्षणता को समझ ही नहीं सका, यह समझने की चेष्टा भी नहीं की। वह व्यंग से बोल उठा था, फिर से भर्ती होगी क्या? स्वर्ण तब भी आतंकित नहीं हुई थी, सोचा था बच्चे का बचपना है। 16 साल के लड़के को स्वर्ण ने बच्चा ही समझा था, इसलिए बोली, हाँ भर्ती होंगी। तो ताऊजी बनकर मुझे घाघरा पहना, हाथ पकड़कर ले जाकर भर्ती कर देना। अरे बाबा, रास्ते से उसे एक नज़र देखूंगी। रास्ते से? भानु मानो पागल का प्रलाप सुन रहा हो, परंतु स्वर्ण फिर भी प्रलाप किए ही चली जा रही थी। हाँ रास्ते से, हाँ कि ये खड़ी डरने की बात नहीं बेटे, गाड़ी से नहीं उतरूंगी गाड़ी से, सिर्फ जरा उसके सामने खड़ा कराना, खिड़की से जरा देखूंगी, वह बोली। और ठीक उसी से मैं भानु के चेहरे पर हंसी का आभास फूट उठा था, जो हंसी इस घर के पहले ग्रेजुएट प्रभास चंद्र की एक चटिया है। और तभी स्वर्ण ने देखा उसके मुंह की बनावट उसके संजले चाचा जैसी है। स्वर्ण अचानक चौंक उठी, फिर भी मानो उसने मन ही मन आंखें मूंद ली। सोचा हरगिज नहीं, मैंने गलत देखा, इसलिए वह झट बोल उठी थी, जैसे माँ छोटे बच्चे को डांट कर कहती है, इतना बड़ा हो गया तुझसे इतना सा नहीं बनेगा, फिर तेरे बड़े होने से मुझे क्या लाभ? भानु ने सीले हुए गले से कहा, कोई किसी के लाभ के लिए बड़ा होता है? उम्र बढ़ने पर बड़ा होना नियम है, यही होता है। तुम बाबूजी के साथ जाना, मैं बाबा स्त्री को लेकर कहीं नहीं जा सकूंगा। तुम्हें लोग तुम्हें यूं ही पागल नहीं कहा करते, उल जुलूल सब इच्छाएं। उसी दिन एक भयंकर आतंक से स्वर्ण के हाथ पांव बर्फ हो गए थे। अपने बेटे के चेहरे पर उसने सजले देवर की छाया देखी। मन ही मन आज तक वह जो कल्पना करती आ रही थी, भानु बड़ा हो जाएगा तो वह कुछ स्वाधीन हो सकेगी, पृथ्वी का मुंह देख पाएगी और उस देखने की परिधि को बढ़ाते बढ़ाते रेलगाड़ी पर सवार होकर वह बहुत दिनों के खोए हुए मुखड़े को देखेगी। किसी को कुछ कहने का साहस नहीं होगा। स्वर्ण डांट से कहेगी, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, कहीं कोई कह तो ले कुछ, मैं योग्य बेटे की माँ हूँ, तुम्हारी वह नन्ही बहू नहीं हूँ अब। और उसका वह योग्य बेटा कह उठेगा, सच ही तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी माँ को अब तुम लोग चक्की के तले नहीं रख सकते। लेकिन सपना बिखर गया। स्वर्णलता के बेटे ने कहा, स्त्री को लेकर मैं नहीं जा सकता। स्त्री 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 स्त्री, हर अक्षर में जैसे मुट्ठी मुट्ठी उपेक्षा। इस उपेक्षा का उत्स कहाँ है?
नहीं चुकाए जा सकने वाले ऋण की कुंठा भरी अनुभूति प्रतिध्वनि की सदा निंदा करती है। यह पीछे पता चलता है कि वह ध्वनि की ऋणी है। कभी इस स्त्री की देह दुर्ग में आश्रय लेना पड़ा था उसे। इसे इस अस्वीकार करने का उपाय नहीं है। निरी असहाय अवस्था में उसके सहारे के बिना गति नहीं थी। इसे अस्वीकार करने का उपाय नहीं, इसलिए उस ऋण की को अवज्ञा से दबा देना होगा। या और एक उपाय है अति भक्ति की धूमधाम, जो मुक्त केशी के लड़के और भी बहुतेरे लड़कों की है। स्वर्ण का लड़का दूसरी राह पर नहीं गया, उसने सहज रास्ता ही पकड़ा। रक्त मांस का यह ऋण अशोध्य है, इसे स्वीकार न करके सब कुछ को अवज्ञा से ही उड़ा देगा। या उसके बाद जब बड़ा होगा, जब उसका अपना रक्त मांस उससे शत्रुता करेगा, जब उसे शत्रु के आगे असहाय होगा, दुर्बल होगा, सदा की अवज्ञा की पात्री उस जात के पास भिक्षा पात्र लेकर खड़े होने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। तब और भी आक्रोश से पागल होकर अंधकार की असहायता के साक्षी को दिन के प्रकाश के पांचों रो देगा। व्यंग से विकृत होकर कहेगा, स्त्री स्त्री स्त्री। बेथुन विद्यालय भवन को फिर से देखने की साध उस दिन नहीं पूरी हुई स्वर्ण की। फिर भी वह बिल्कुल हताश नहीं हुई। तब भी ख्याल नहीं आया कि वंशधर का मूल उस अस्थि मज्जा के भीतर होता है। परिवेश बहुत हुआ तो उस पर पालिश चढ़ा सकता है, जो शायद और भी भयंकर है। जाने कब किस क्षण उस पालिश की ओट से बर्बरता के रूढ़ दांत झांक उठेंगे। उसकी धारणा नहीं रहेगी। दांत के तीखेपन से दिशा हरा होना पड़ेगा। स्वर्णलता अपने बेटे को परिवेश मुक्त कर लाई थी जब ही उसके बेटे के बदन पर पालिश लगी। उसने इस घर के पहले ग्रेजुएट अपने चाचा को निष्प्रभ कर दिया, तो कानू भानु सुभल भी क्या ऐसा ही होगा? स्वर्णलता के इस हल्के छोटे मोटे चित्र जैसे गुलाबी रंग वाले मकान में दर्जी पाड़ा की गली आकर डेरा डालेंगे। तो स्वर्णलता ऐसी ना झुकने वाली क्यों है? वह किसी भी तरह टूटकर लोट क्यों नहीं पड़ती है? टूटते टूटते फिर खड़ी क्यों हो जाती है? इतनी बंधन बाधा के बावजूद वह उतनी बड़ी लड़की पारुल को स्कूल में भर्ती करने को बद्ध परिकर क्यों है? प्रबोध चंद्र बाहर से आकर मारे गुस्से के गनगन करते हुए बोला, यह क्या सुन रहा हूँ? बगल के परिमल बाबू के लड़के के साथ पारुल को स्कूल में भर्ती कराने के लिए भेजा था? हाँ, भेजा तो था, स्वर्ण ने सहज गले से कहा। पारू बकू दोनों को। भाड़ में जाए बकुल। पारू को कैसे भेजा था? इसलिए कि यहाँ तक उसका हो नहीं पाया इसलिए। प्रबोध ने बड़े भद्दे ढंग से मुंह बनाया। वह बेहद जरूरी काम नहीं हो पाया, इसलिए राज्य जहन्नुम में चला गया। पृथ्वी उलट गई, चांद सूरज टूट गिरे, इसलिए तुमने उस छोकरे के साथ उतनी बड़ी जवान लड़की को। रुको रुको, असभ्यता ना करो। ओह, मेरी बात असभ्यता हुई और तुम्हारा काम बड़ा सभ्य हुआ। तुम दूसरे की मुखापेक्षी क्यों होने लगी? और बात में तो मान का बड़ा ख्याल है। अभाव से स्वभाव नष्ट होता है, यह सदा सदा की बात है। स्वर्ण ने कहा, जिसके 3 कुल में करने वाला कोई ना हो, वह दूसरे के आगे हाथ फैलाएगा, यह स्वाभाविक है। ओह, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करता? अजीब नमक हराम स्त्री हो। अजी सारी जिंदगी तो इस भेड़ को तिल भर चैन की सांस लेने नहीं दी, शांति नहीं दी, आराम नहीं दिया, नाक में नकेल डालकर दौड़ाया किया, फिर भी यह कहने में झिझक नहीं कि कोई कुछ नहीं करता। स्वर्ण ने स्थिर स्वर में कहा, जो कुछ किया है सब मेरे लिए है ना? और नहीं तो क्या अपने लिए? अरे मुझे इतनी क्या बड़ी थी, अपनी माँ लड़का माँ के ही पास पड़ा रहता। इस अपरिसीम धृष्टता की ओर ताक कर स्वर्ण ने कहा, केवल माँ का लड़का? तुम्हारे अपने जंजाल का स्तूप, वे उनकी कौन सोचता है? वे अपने वंश की धारा में पलते, उन्हें साहब मेम बना देने की जरूरत नहीं थी। मैं कहे देता हूँ, बकुल जाए तो जाए, पारू चोटी झुलाकर स्कूल जाए, यह नहीं हो सकता। बस पारू जाएगी। क्या कहा? मैं मना कर रहा हूँ फिर भी जाएगी? तुमसे तर्क नहीं करना चाहती। मैंने जो किया समझ बूझ कर ही किया, और वह होगा, यही मेरी अंतिम बात है। अंतिम बात? इस अंतिम बात के जवाब में स्वर्ण का पति और क्या कहता कौन जाने, परंतु स्वर्ण का लड़का बोल उठा। बगल के कमरे में कानू बैठा अखबार पढ़ रहा था, और दोनों कमरे के बीच का दरवाजा खुला था, इसलिए माँ बाप का प्रेमालाप सुन रहा था। वह अचानक ही असहिष्णु होकर बोल उठा, माँ के मुँह से सदा ही दादी आदि की आलोचना सुनता आया हूँ, और स्वभावतः सोचता रहा हूँ कि दोष उन्हीं लोगों का है। अब समझ रहा हूँ कि भूल कहाँ है, कहा उसने। स्वर्ण के मझले लड़के ने यह बात कही। असहिष्णु होकर बोल उठा। बाप जब माँ को नमक हराम कह रहा था, तब वह असहिष्णु नहीं हो उठा। बाप जब अपनी बेटी के बारे में शिथिल मंतव्य करके गुस्सा जाहिर कर रहा था, तब भी वह चुप था। असहिष्णु होकर बोल उठा, माँ की हिमाकत पर बोल उठा। अब समझ रहा हूँ कि भूल कहाँ है, लेकिन गजब,
स्वर्णलता ने डांटकर उसे रोक नहीं दिया, चीख कर प्रतिवाद भी नहीं किया। गाल पर चपत पड़ी हो स्वर्णलता वैसे शीतल स्वर में पूछ बैठी, क्या कहा तूने? बोली और बोलकर माटी पर बैठ गई। माँ के उस बुझे हुए से असहाय चेहरे पर क्रुद्ध दृष्टि डालकर कानू उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। हाथ के अखबार को वहीं पटकता चला गया। कानू के जाते ही गूंज उठा, और क्या मूर्छित होना जानती ही ना होना, उसी से सबको काबू में रखना चाहती हो? और कुछ नहीं किया। पानी पानी, पंखा पंखा कहते हुए परेशान हो उठा मुक्तकेशी का लड़का। स्वर्णलता का जीवन जिससे एड़ी चोटी बंधा है, उस नाग पाश से मुक्ति का उपाय ढूंढे नहीं मिला स्वर्ण को। स्वर्ण की संसार त्यागिनी माँ शायद जाने के पहले कह गई थी, वह नाग पाशी है या लतर का बंधन, बाकी जीवन यही देखूंगी। लेकिन उससे स्वर्ण का क्या हुआ? स्वर्ण ने उससे क्या पाया? नहीं पाया कुछ, कोई पाता ही नहीं। यही तो नियम है पृथ्वी का। बहुत दिनों की साधना चाहिए, एक युग की साधना और तपस्या अगले युग को तपस्या की सिद्धि देती है साधना का फल। बहुतेरे क्यों और बहुतेरे विद्रोह निष्फल शोभ से सिर कूटकर मरते हैं, अंधेरे में डूब जाते हैं, तब कहीं प्रकाश का दिन आता है। फिर भी जो अंधेरे में खो गए, उनके लिए भी बूंद भर प्यार कर रखना चाहिए, तो बूंद भर श्रद्धा। शायद हो कि स्वर्णलता के लिए भी किसी दिन आए। शायद हो स्वर्णलता की आत्मा उस परम प्राप्ति की ओर ताक कर निश्वास फेंकेगी, परितृप्ति की। कहेगी, जिंदगी भर जिसके लिए जलती और जलाती रही, वह कहीं किसी एक जगह तो सार्थक हुआ। परंतु स्वर्णलता कोई आत्मा परितृप्ति का वह निश्वास कब फेंक पाएगी? आज भी क्या अनगिनत स्वर्णलता आलोक उज्ज्वल युग के अंधेरे बंद कमरे में माथा नहीं कूट रही है? रूंधे गले से कह नहीं रही है, तुम लोग समाज की केवल जिल्द देखकर ही वाह वाह कर रहे हो, आत्म प्रशंसा से विगलित हो रहे हो, आत्म प्रचार की चकाचौंध अपने आप को विभ्रांत कर रहे हो, उसके अंदर के पन्ने को खोलकर नहीं देखते? देखो देखो भीतर के पन्ने में कौन से अक्षर, कौन सी भाषा, कौन सी लिपि है। वहाँ जो अगणित स्वर्णलता आज भी अपेक्षा कर रही है इस प्रतीक्षा में कि पाप का अंत कब होगा। कह नहीं रही है। कब अहंकारी पुरुष समाज खूब खुले गले से कह पाएगा, तुम और मैं दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, तुम और मैं दोनों ही समाज प्रयोजनीय हैं। ईश्वर परायण पुरुष समाज कब मुक्त हृदय से कह पाएगा, हम तुम्हें जो स्वीकृति नहीं दे पाए वह तुम्हारी त्रुटि का नतीजा नहीं है, वह हमारी त्रुटि का परिणाम है। तुम्हारी महिमा को मर्यादा देने में जो झिझक होती है वह हमारी दुर्बलता है। तुम्हारी शक्ति का प्रमाण जो नहीं कर पाते वह हमारा दैन्य है। अपने को तुम्हारा प्रभु कहने की आदत छोड़ने से हमारे अभिमान को आँच आती है, इसलिए दास बनाकर तुम्हें रानी बनाते हैं। आज भी तुम्हें मुग्ध करके अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, इसलिए चाटुकारिकता से तुम्हें बुलाते हैं, और अपने शिल्प साहित्य काव्य से तुम्हारी वेदना के जो गीत गाते हैं वह केवल अपने को विकसित करने के लिए। तुम हमारे प्रदीप से आलोकित हो, हमारी साध यह है कि अपनी महिमा से तुम भास्कर हो, इसमें हमें आपत्ति है। इसलिए जब तुम अपने गुण का परिचय देती हो तो करुणा की हंसी हंसकर पीठ थपथपाते हैं। जब शक्ति का परिचय देती हो तो खींच की भ्रुकुटी करके कहते हैं यह ढिठाई है, और जब बुद्धि का परिचय देती हो तब तुम्हें है करने के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। तुम्हारी रूपवती मूर्ति के हम मुग्ध भक्त हैं, तुम्हारी भोगवती मूर्ति के हम आज्ञाकारी, सेवामयी मूर्ति के आगे बिके, और मातृ मूर्ति के आगे हम शिशु मात्र हैं। लेकिन यह सारा कुछ एकांत भाव से हमारे लिए ही होना चाहिए। हाँ, जो तुम हमें अवलंबन करके ही केवल उसी तुम को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाहर कि तुम विधाता की एक हास्यकर सृष्टि हो। कौन जाने स्वर्णलता की आत्मा कब यह कह पाएगी? शायद हो कि कह ना पाए। यही तो पुरुष का हृदय रहस्य है। पुरुष समाज मन के इस भाव को खोलकर कभी कह सकेगा? लगता तो नहीं। वह तो महज आधुनिकता के बोल बोलेगा। देखो हम कितने उदार हैं, हम कितने मुक्त हैं। युग का रंग लगा लगा कर कहेगा, देखो हमने तुम्हें कितना बनाया है। लेकिन यह रंग तो खिलौनों का रंग है, उसमें प्रतिमा में प्रतिष्ठा की साधना नहीं। खिलौने में रंग भरकर खुश उन रंगीन पुतलों को उठाकर विश्व के सामने कह, देख रहे हो, देखो देखो हमें कितना ऐश्वर्य है। विद्यावती को अब घर की विद्या से पूरा नहीं पड़ रहा है। अखबार को पटक कर फेंकते हुए कानू ने इस कमरे में आते हुए खींचकर पारू के लिए यह बात की। जबरन यूं कानू के व्यंग करने से पारू का चेहरा लाल हो उठा। वह होठ चबाकर चुप रह गई। स्वर्णलता की अंतर प्रकृति से शायद मेल है उसका, नहीं मेल नहीं बाहर की प्रकृति से। उलझ पड़ने की दुरंत इच्छा को दबाकर वह चुप रह गई। हाथ की खुली किताब को मोड़कर वह चुप ही रही। कान ने
कानू ने उसकी उस किताब की ओर देखकर कहा, नाटक उपन्यास का तो श्राद्ध कर रही हो, उस दिमाग में अब जोड़ घटाव गुना भाग बैठेगा। अब पारुल बोली, बैठेगा या नहीं यह तो जांच कर देखा जाएगा ना। अरे बोलना खूब सीख गई, उपन्यास पढ़ने से यही तो होता है, पढ़ना लिखना तो बूते की बात नहीं समझी, वह दिमाग ही कुछ और होता है। तुम्हारे दोस्त की बहन शायद दिमाग लेकर ही पैदा हुई थी। कानू व्यंग की हंसी हंसकर बोला, नहीं तो तुमसे कुछ नहीं होने का समझी, तुम सिर्फ माताजी की तरह बड़े बड़े बोल सीखोगी। पारू अपनी प्रकृति को लांघना नहीं चाह रही थी, फिर भी वह बोल बैठी, गनीमत की माँ ने बड़े बड़े बोल सीखे थे, जब भी तुम्हें इतना बड़ा बोलने का सुयोग मिल रहा है। सच खेदी कहते खासी अकल हो गई है, देख रहा हूँ ना, तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा देख देना है, कहकर कानू चला गया। कानू भानु जैसा उतना सीरियस नहीं है, इसलिए वह केवल व्यंग ही करता है।